हाय दोस्तों। बात करते हैं डिटेल्स में प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि प्लाज्मा थेरेपी जो हमारे इंडिया में बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यूज की जा रही है उसके बारे में। तो पहले जानते हैं कि इंडिया में कोरोना केसेस कितने हैं। देखिए कंफर्म केसेस हमारे इंडिया में जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस टाइम 42,000 को क्रॉस कर चुके हैं। डेथ्स हमारे 1300 को क्रॉस कर चुकी हैं। वर्ल्ड में कंफर्म केसेस हमारे 3,56,000 को क्रॉस कर चुके हैं और डेथ्स 2,48,000 को क्रॉस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा क्योर फॉर कोरोना वायरस। मतलब देखिए सेवरल कंट्रीज भारत को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब सीरियसली देख रही हैं प्लाज्मा थेरेपी को एक ऐसा पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 के लिए। जो कि डिजीज़ हो रही है नोवेल कोरोना वायरस की वजह से। प्लाज्मा थेरेपी देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आप ब्लड डोनेट कर रहा है वो पर्सन जो कि रिकवर्ड पेशेंट है और उसकी जो एंटीबॉडीज़ है उसको दूसरे सेकंड पर्सन जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी में डाला जा रहा है जिस तरह से इसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब वेरियस सोर्सेज की बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या कैसे-कैसे पड़ रहा है। अब देखिए एक आर्टिकल है इसमें लिखा हुआ प्लाज्मा क्योर फॉर कोरोना वायरस इन गुजरात। नेगेटिव न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ मतलब कि गुजरात में ये पहला केस था मतलब एक पेशेंट को दिया गया था जिसके बाद में जब इसको दिया गया तो कुछ दिनों बाद इसके नेगेटिव न्यूज़ आ गई मतलब कि कोरोना वायरस के मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ये हो गया। इसी तरह से देखिए कोविड-19 में अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा हुआ है कि हम स्टॉप नहीं करेंगे जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी का। क्योंकि इसके इनिशियल रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। अब बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी है क्या? सबसे पहले समझते हैं प्लाज्मा बेसिकली है क्या? देखिए ब्लड जो हमारा होता है वो 3 सेल से कंसिस्ट होता है। एक हमारा व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और एक प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करती हैं। लेकिन प्लाज्मा का एक अलग ही रोल होता है। देखिए ये एक ऐसा फ्लूइड होता है पूरे उस ब्लड के अंदर का जो कि हमारे जितने भी फ्लूइड होते हैं, जितने भी ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के लेके जाता है। प्लाज़्मा पूरे ब्लड का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये लगभग 55% ओवरऑल कंपोनेंट्स में होता है उस ब्लड के अंदर। जब इसको सेपरेट कर दिया जाता है रेस्ट ऑफ ब्लड से, तो प्लाज़्मा का जो कलर होता है, वो लाइट येलो लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब प्लाज़्मा करता क्या-क्या है? प्लाज़्मा बेसिकली हमारे वाटर, सॉल्ट और एंजाइम्स को कैरी करता है एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ बॉडी। साथ में इसके अदर और भी वर्क होते हैं, जैसे ये मेन रोल होता है प्लाज़्मा का कि न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स को एक पार्ट ऑफ बॉडी से ले जाके जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसको पहुँचा देता है। और इस साथ में ये जो प्लाज़्मा होता है इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी हम लोग जो हमारी सेल्स होती हैं वो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उसको भी इसमें डाल देती हैं। तो ये क्या करता है उनको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। तो प्लाज़्मा साथ में और क्या कैरी करता है, ये हमारे ब्लड कैरीज़ ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्लड थ्रू योर सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब पूरे ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम से अच्छे से ये मतलब कैरी करवाता है ब्लड को। देखिए इसने वाटर, सॉल्ट और एंजाइम को इसने ट्रांसफ़र किया एक पा जहाँ पे इस बॉडी को जहाँ पे उस चीज़ की नीड थी, साथ में अदर इम्पोर्टेंट चीज़ों कंपोनेंट्स को भी ये पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। जैसे हमारे हो गए एंटीबॉडीज़, क्लॉटिंग फैक्टर, प्रोटीन्स, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजेन। अब देखिए इस थेरेपी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है बेसिकली कि जो ब्लड है किसी भी पेशेंट का जो कि रिकवर्ड हो गया है फ्रॉम कोविड-19 को, उसमें से जो एंटीबॉडीज़ जो कंटेन करा जो कि एक एंटीबॉडी बेसिकली वो होती हैं मतलब वो चीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी में एक हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है एक अगेंस्ट जो हमारे कोई भी जो पैथोजेन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन पैथोजेन्स हमारी बॉडी में एंटर किया तो उससे लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी में जो सेल्स बनती है एंटीबॉडीज़ उसको मतलब जो कि उससे लड़ने के लिए फाइट करने के लिए उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा होता है, उसको कहा जाता है एंटीबॉडीज़। तो जो स्पेसिफिक ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये उस पर्सन जो रिकवर्ड पर्सन है उसकी बॉडी में ऑलरेडी बन चुकी होती है, तो उसी एंटीबॉडीज़ को हम रिकवर्ड पेशेंट से निकालते हैं और उसको उन पेशेंट के अंदर डालते हैं जो कि ट्रीटमेंट मतलब जिनको भी नोवेल कोरोना वायरस हो गया है जो कि थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ये जाता है और टारगेट करता है और फाइट करता है उस नोवेल कोरोना वायरस से उस सेकंड पेशेंट्स के अंदर भी। अब ये वर्क कैसे करता है देखिए बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो तब डेवलप होती है किसी पेशेंट के अंदर जब कोई फॉरेन पैथोजन उस बॉडी में एंटर करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ का केस है नोवेल कोरोना वायरस। अब ये एंटीबॉडीज़ होती हैं ये कि हाइली बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं किसी भी इन्वेडिंग पैथोजेंस के लिए और एलिमिनेट करती है नोवेल कोरोना वायरस को फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी। जब एक कोई पेशेंट जब रिकवर्ड हो जाता है तो अपने ब्लड को डोनेट कर सकता है मतलब अपने ब्लड को डोनेट कर सकता है जिससे कि जो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं वो यूज़ की जा सके किसी अदर पेशेंट्स के लिए। तो जिसका जब डोनेटेड ब्लड है वो पहले चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई अदर डिजीज़ेज़ का तो वो नहीं है,
एजेंट्स तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का, एचआईवी का, इन सब का और वेरियस अदर डिजीज का चेक किया जाता है। जब वो पता चल जाता है कि हाँ वो ब्लड सेफ है, तो इस ब्लड को उसमें से जो प्लाज्मा होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। जो एंटी रिच प्लाज्मा है, जब एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया है तो उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है उस दूसरे पर्सन में, जो दूसरे पेशेंट में, जो कि अभी नोवेल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। तो इस तरह से वो जो अभी एंटीबॉडी है वो जाती है पूरे ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में सर्कुलेट करती है और टिश्यूज में पहुंचती है और अगेंस्ट इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है। अब बात करते हैं कि इसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। देखिए, जब हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है ट्रांसफर ऑफ द ब्लड सब्सटेंसेस। मतलब कि जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं तो रिस्क क्या होता है कि उसमें कोई और इन्फेक्शन साथ में ना चला जाए गलती से किसी पेशेंट के अंदर। दूसरा क्या होता है, इन्हांसमेंट ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब इस थेरेपी में ये थेरेपी कभी कभी हो सकती है कि पेशेंट अंदर फेल कर जाए और उसको दूसरे अदर इन्फेक्शन भी हो जाए, इन्हें मतलब उससे उससे बड़ी डिजीज़ेज़ उसको होने लगे। और तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी इम्यून सिस्टम, ये कभी भी ये भी इसमें ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि जो उसका खुद का इम्यून सिस्टम है उसको जो एंटीबॉडी जो कि जनरेट कर रहा है उसको सप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से वो और अदर जो इन्फेक्शंस हैं उससे वो वल्नरेबल हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस थेरेपी को पास्ट में कहाँ-कहाँ यूज़ किया गया है। देखिए 2014 में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकमेंड किया था, जब इबोला वायरस डिसीज़ बहुत ज़्यादा में चरम पे था। उसके बाद इसको मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जब मार्स का इफ़ेक्ट आया हुआ था तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा गया था। 1918 में भी देखा गया था कि जब H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, स्पेनिश जिसको फ्लू कहा जाता है, पैंडेमिक आया था, तो भी इस थेरेपी को एक्सपेरिमेंटली यूज़ किया गया था। अब ये प्लाज़्मा थेरेपी को अभी 2009 में भी इसको H1N1 इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जा चुका है। तो इस तरह से कई जगहों पे इस थेरेपी को पास्ट में यूज़ किया जा चुका है, ये कोई नई थेरेपी नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया का स्टैंड क्या है, मतलब इंडिया के लिए बेसिकली इसका स्टैंड क्या है। देखिए, आईसीएमआर ने एक रिसीव किया अप्रूवल ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से कि इसको ह्यूमन ट्रायल्स पे स्टार्ट किया जा सकता है, इस थेरेपी को 18 अप्रैल को। तो एक इसको अभी पूरी तरह से अभी इंडिया में एक टेम्परेरी बेसिस पे कहीं-कहीं चलाया जा रहा है। इसको अभी परमानेंट नहीं बनाया गया है। मतलब लोगों से ये नहीं कहा गया कि परमानेंट है। अभी कहीं-कहीं जगह इसका एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जा रहा है। जैसे एक 49 ईयर ओल्ड था, क्रिटिकली इल पेशेंट था। उसमें इस ट्रीटमेंट को, जो कि मैक्स हॉस्पिटल में दिल्ली में वो मतलब ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे एडमिट था। तो वहाँ देखा गया कि वो बंदा ठीक हो गया। अप्रैल 26 को उसको रिलीज़ कर दिया गया। साथ में देखिए, एक और ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि 53 ओल्ड ईयर पेशेंट जो था, ये देखा गया कि एक 53 ईयर ओल्ड पेशेंट जो था कि वो इस ट्रीटमेंट की वजह से मर भी जाता है। ये अप्रैल 29 का एक केस था। इसी तरह से मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में भी 2 पेशेंट एडमिट थे। वहाँ पे भी 2 पेशेंट के अंदर जब इसको इन्फ्यूज़ किया गया इस थेरेपी के द्वारा प्लाज़्मा को, तो वो भी ठीक हो गए थे। तो ये मैक्सिमम चाइना, यूएसए और इंडिया में बेसिकली यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ये भी ट्रायल बेसिस पे है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 28 अप्रैल को ये अनाउंस किया था कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है और इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। इसका जो यूज़ होगा, अभी जो एनी यूज़, अगर इसका कोई यूज़ किया जा रहा है तो इलीगल माना जाएगा, अगर आपने आईसीएमआर से अपना अप्रूवल नहीं लिया हुआ है। देखिए, तो ये अभी इंडिया में बस एक ट्रायल बेसिस पे चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी, और ये इफेक्टिवली कई कंट्रीज में अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहा है, मतलब काम भी कर रही है, ऐसा नहीं काम नहीं कर रही है। इसकी वजह से पेशेंट रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रही है। हम इसके बारे में पूरी तरह से अभी नहीं जानते, क्योंकि अभी बहुत कम लिमिटेड रिसर्च हुआ है और बहुत स्मॉल स्केल पे इसकी स्टडीज हुई है। तो अभी भी देखिए, कोई भी जो रिसर्च होता है वो तब तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है जब तक ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं किया जाए। अभी सिर्फ हम इसके बारे में ये जानते हैं कि बहुत थोड़ी सी इसने सक्सेस दी हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसने सक्सेस नहीं दी हुई है। तो ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहा है, और जब तक आईसीएमआर की अप्रूवल नहीं मिलेगी, इसको अब कहीं भी ये ट्रीटमेंट यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये फ़ायदा तो सभी कंट्रीज़ के लिए है, लेकिन अभी इसको एक लार्ज स्केल पे इस एक्सपेरिमेंट को करने की ज़रूरत है, जिससे कि और मदद मिले। प्लीज़ कोई भी कमेंट आपको करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।